नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर करा रहे हैं। इससे पहले मैथ का मॉडल पेपर देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। कमेंट में देखने को मिला था कि साइंस का मॉडल पेपर, जो भी आप कमेंट में हम डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही लेकर के मॉडल पेपर आ रहे हैं। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा नेक्स्ट कौन सा आपको चाहिए, या मैथ के ही और मॉडल पेपर चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो बता दीजिएगा। तो थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर 2023, और आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो कब प्रस्तावित है। तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर 7 जुलाई 2023 को आपका प्रस्तावित है, 10 से 11 बजे की टाइमिंग में तीसरा आपका पेपर जो है ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पौधे की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता किसके द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन, आगे के ऑप्शन जो आएंगे यानी कि प्रश्न आएंगे उनमें हमने लिखे भी हैं। तो पहले में तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, जगदीश चंद्र बोस करके हैं जिन्होंने पौधे की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया था। ये सारे क्वेश्चन हमने आपके प्रीवियस ईयर जो आ चुके हैं उस पर बेस्ड, सेम वही क्वेश्चन नहीं है, उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए हैं उस पर बेस्ड है। आपका ऑफिशियल जो कोर्स है SCERT का PDF का, उससे भी क्वेश्चन रखे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये SCERT PDF से हमने आपके लिए रखा है, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है ना वो SCERT से ही बनता है। और ये जो SCERT की PDF है वो हम ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर भेज चुके हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फिर से चाहिए तो फिर से बता दीजिएगा, भेज देंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वायु दाब का मात्रक क्या होता है। एक ना एक मात्रक हर साल पूरे 5 बहुविकल्पी में से आता ही आता है। तो मात्रक जितने इंपॉर्टेंट है रट लीजिए। तो न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पर एक स्लैश करके बना हुआ और यहाँ पर प्रति करके बना है, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रति का मतलब ये बटे में आ जाता है मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कोशिकाओं में वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है। अधिवृक्क, पीयूष, थायराइड या अग्नाशय। तो कोशिकाओं में वृद्धि का जो नियंत्रण है वो पीयूष ग्रंथि करती है। आंसर आपका बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिकाओं में वृद्धि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन है बाह्य कर्ण किसका बना होता है। ये आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर, वहां से हमने आपका जो है वो उठाया है क्वेश्चन, शायद 2022 या 21 के आसपास आया था। तो बाह्य कर्ण उपअस्थि, उपास्थि, उरोस्थि या नन ऑफ दिस। तो उपास्थि जो है इसका बना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये हमने SCERT से उठाया आपका, कि पायरिया रोग का कारण क्या होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या फिर बैकेलिस, या फिर गैम्बियंस, या फिर एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो आंसर आपका क्या होगा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। इस प्रकार से पायरिया रोग का कारण जो ये बनता है। तो 5 बहुविकल्पी हो गए। कितने आपके सही रहे खुद से भी अपने आप को चेक करिए। आप इतना पढ़ चुके होंगे अब तक थर्ड सेमेस्टर के लिए, ज्यादा समय नहीं है। तो कितने आपके सही रहे अपने आप को भी चेक करते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बस एक काम अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा है, वो है वीडियो को लाइक, और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर। और PDF की मैंने पहले ही बात की थी कि 300 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे हम PDF आपको जो है वो भेज देंगे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हों तो आप बालाजी स्टडी अड्डा डायरेक्ट सर्च करके भी जो है वो जुड़ सकते हैं। तो बस 300 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा। अगर वीडियो की मेहनत अच्छी लगे कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं हमने, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जहां पर केवल क्रिस्टलीय पूछा गया था, वो भी 2 क्रिस्टलीय रूप पूछे गए थे, हमने दोनों यहाँ पूछ लिए हैं। तो क्रिस्टलीय में आपका फुलरीन जो है वो हो जाएगा। एक बार आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि फुलरीन क्या होता है, प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाइएगा। क्रिस्टली में बात करते हैं तो जंतु चारकोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों के नाम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो बताइए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। तो बस इतनी अगर लाइन आपने याद कर ली है तो ये पूरे सिद्धांत को परिभाषित करता है। किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन का नियम आपसे पूछा गया है। देखिए परावर्तन अपवर्तन से एक ना एक क्वेश्चन आने ही आना है। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं बेसिकली। एक होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, और इसको एंगल आई बराबर आर, एंगल आर के तौर पर भी लिखते हैं आप। और दूसरा इसका जो कोण होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब जैसे ये चित्र के भी जरिए थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका एक बेस हो गया, इधर से एक किरण आ रही है, इधर एक जा रही है। तो जो आने वाली किरण है वो आपतित हो गया, जो परावर्तित हो रही है वो परावर्तित हो गया, और ये बीच वाला देख रहे हैं अभिलंब हो गया। तो तीनों एक तल में होते हैं।
और यहाँ पर जो ये दोनों एंगल बनते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, यही दोनों परावर्तन के नियम होते हैं। क्लियर है? चित्र अगर बना देंगे तो अगर 2 नंबर में आएगा, वैसे तो अगर 1 नंबर में आएगा तो केवल आपको नियम ही लिखने होंगे। 9वां प्रश्न आपसे कि किस सिरा में शुद्ध रुधिर होता है या बहता है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। तो पल्मोनरी सिरा आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें शुद्ध रुधिर जो है वो बहता है। अगला क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव के बीच की जो है वो कड़ी क्या होती है। कुछ एक एक पॉइंट के भी हमने रखे हैं, ऊपर थोड़े से लेंदी भी रखे हैं, ऐसा नहीं होगा कि सब बड़े ही क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा बैलेंस करके रखा है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु जो है वो आपका कहते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आपका है कि जंतुओं और आपका वनस्पति लिख दिया जाता है कई बार, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है पादपों के बीच में। तो जंतुओं और पादपों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच की कड़ी कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जंतुओं और पादप के बीच की कड़ी आपका युगलीना है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए युगलीना में युगो वर्ड आ रहा है, क्योंकि जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, युगो युगो से चले आ रहे हैं ना, तो युगों से चले आ रहे हैं, उससे युगलीना आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आपका यह आंसर हो जाएगा। 11 आपका लास्ट अतिलघु है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखिए हमने थर्ड सेमेस्टर की कोर्स ऑलरेडी करा रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि ना मिले कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या है कि प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं परंतु उस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, इस यहाँ पर अगर अति लघु में आ रहा है तो आप 1-2 पॉइंट लिखेंगे काफी होगा। हमने यहाँ ज्यादा पॉइंट इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। आगे वास्तविक प्रतिबिंब को जो है वो पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख जो है वो बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के जो है वो पीछे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और काल्पनिक सदैव जो प्रतिबिंब है वो सदैव सीधे बनते हैं। तो ये आपके सारे अति लघु प्रश्न है। एक क्वेश्चन हमने अभी आपके लिए भी रखा है, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये बताना चाहूंगा कि लघु त्रि प्रश्न हमने इस मॉडल पेपर में नहीं रखे हैं, पर लघु त्रि प्रश्न के लिए आपको क्या क्या चीजों के लिए तैयार रहना है। सबसे पहला पॉइंट, तो जितने भी चित्र आपके हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका उत्सर्जन तंत्र का हो गया, पाचन तंत्र का हो गया, ये हर साल एक ना एक 2 नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन से आपका क्वेश्चन आते हैं, जिसमें संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों के बारे में पूछ लेता है, उनमें अंतर पूछ लेता है। कई बार आप देखेंगे मार्स गैस आपसे पूछी गई है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पौधों के जैविक और अजैविक घटक से आता है। कभी कभी जैविक घटक में कौन आता है, अजैविक में कौन आता है, दोनों में अंतर है, इस तरीके से एक ना एक पॉइंट से रिलेटेड वहां से क्वेश्चन बन जाता है। और एक ना एक क्वेश्चन आप देखेंगे रोग से आ जाता है, बस 4 ही पॉइंट में आपको बताऊंगा, जिसमें किसी प्रकार का रोग किससे होने वाला है या तो उससे संबंधित कोई जीवाणु, जैसे जापानी मस्तिष्क ज्वर आपके पेपर में पूर्व के वर्षों में पूछा जा चुका है कि किस कारण से होता है, उसके लक्षण क्या है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। बाकी कमेंट में ये भी अवश्य बताइएगा कि आगे हम और कौन सा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।